हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक मेरे ख्याल से सब बड़े होंगे। काफी टाइम बाद अपन अब जो है वो यूट्यूब वीडियो पे मिल रहे हैं। सो देखिएगा, आज सभी का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबका पेपर जो है वो बढ़े गया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बोल रहा होगा कि सर ज्यादा टफ गया है। एनीवे नॉर्मल फॉर्म में आप सबको पता है कि जो है 10 से 12% पेपर जो है वो क्रिटिकल आता है, यानी कि ऐसे यूनिक क्वेश्चंस बनते हैं जो केवल जो बहुत ज्यादा लेवल के पढ़ रहे हो वही जो है वो सोल्व कर पाते हैं। सो आपका केमिस्ट्री का 11th का पेपर देखते अपन, देखना किसके कितने जो है वो क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं। ओके, सो देखिएगा, ये तो फर्स्ट पेज था जिसके अंदर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये आप सबने पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि ग्लूकोज का जो है वो मूलानुपाती सूत्र जो है वो क्या होगा। आप सबको पता है, कल शाम को ही क्लास के अंदर डिस्कस किया था। मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। उसको एक सरल अनुपात में विभाजित करना है, तो कौन सा हो जाएगा CH2O। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा, इसका जो कौन सा आंसर रहेगा इसका, ये वाला सी। कौन सा? सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट जो है मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो दर्शाती है, वो क्या दर्शाती है? कक्ष, कक्षक, कक्षक की आकृति और इलेक्ट्रॉन का विन्यास। तो फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या कैसे दर्शाते हैं अपन? एन से, जो आपको क्या बताती है कि जो है वो कक्ष के बारे में जो है आपको बताती है। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, गलन की एंथैल्पी व्यक्त की जाती है, जो है वो गलन का मतलब क्या होगा? पिघालना। पिघालने के लिए काई को व्यक्त करेगा? ये फर्स्ट वाला, सॉलिड टू लिक्विड, है ना। नेक्स्ट है हेलोजन का आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा जो है वो किया जाता है? हेलोजन का आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा आप, कौन सी मेथड के द्वारा? केरियस मेथड के द्वारा जो है वो किया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट और भी बता सकता हूं इसके अंदर कि ड्यूमा विधि का जो है वो आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? नाइट्रोड्यूमा विधि के द्वारा नाइट्रोजन का आकलन किया जाता है। और हो सकता है लेसने परीक्षण भी आपका एक रेयर कंडीशन में वो सही कर सकता है कि इसके द्वारा सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, केजेड्रोल हाल विधि के द्वारा अपन जो है वो प्रोटीन का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? हेलोजन का आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, हेलोजन का आकलन जो है वो किस विधि के द्वारा? केरियस विधि के द्वारा जो है हेलोजन का अपन आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एरोमेटिकता का आधार, अपनों ने क्लास में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोला था कि जो है एरोमेटिकता जो आधार, हकल का नियम है। हकल का नियम क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n+4 पाई इलेक्ट्रॉन गलत, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 2n+2 पता चल रहा होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों का जो है वो सही यही होगा, बी ऑप्शन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है, ये तो आपका इंग्लिश मीडियम का हो गया, आप आराम से देखिएगा इनमें से कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए। नेक्स्ट जो है आपके कौन से वाले? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आया कि रस रत्नाकार के क्या लिखा हुआ है? रस रत्नाकार कर के रचनाकार है। इसमें ये क्या है कि एक तरीके से बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, जैसे गाय हमारी माता है, तो है एक यूनिक क्वेश्चन जो है जिनका बस केवल रचनाकार पूछा गया है, पहली बार पूछा है। हमेशा जो है इसको जैसे कि ऐसा लगता है हिंदी में कोई रचनाकार पूछा है, तो बेसिकली इसको आप ध्यान रखिएगा, नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? सीजियम, एस ब्लॉक का। जल में एल्कोहल की विलेयता किस कारण होती है? जल में एल्कोहल की विलेयता मतलब को एल्कोहल जो है वो जल के अंदर क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो किस बॉन्ड की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। नेक्स्ट, आपको सबको यहां से समझ में आ ही रहा होगा कि जो है Zn कन्वर्ट हो रहा है, Zn आर कन्वर्ट इनटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो राइट जो है वो कौन सा होगा इसके अंदर? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अभिक्रिया का मध्यवर्ती जो है वो कहलाता है, मतलब जिसके पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो होते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। जिनके पास लोन पेयर होता है, भाई कोई एक्स जो है इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, सबको सिंपल से पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, कि इसका आईयूपीएसी नाम मतलब CH डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH। तो 1 2 3 और 4, यानी कि 1 पे है और 3 पे क्या है?
डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सा क्लास के अंदर अच्छे, इससे भी और बहुत हेवी क्वेश्चन अपनों ने जो है वो क्या किए हुए, सोल्व किए हुए हैं। तो सबको पता ही होगा इसका नाम, जो सबने राइट लिखा होगा मेरे ख्याल से, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, या फिर आपने ऐसा लिखा होगा ब्यूट 1,3-डाइन, तो भी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट जो है सत्य असत्य इसमें सॉरी सत्य असत्य में देखा जाए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है क्या, नहीं, पर दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। वो क्यों घटता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसी कोश के अंदर आएंगे, और उसी कोश के अंदर आएंगे तो क्या होगा कि नाभिक में जो धनावेश तो बढ़ेगा लेकिन कोश नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्या, बिल्कुल गलत, घटता है। परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। ये कौन सा नियम है यार, अभी कल शाम को ही अपनों क्लास में इसको लिखा था, कौन सा वाला, ये उष्मागतिकी का कौन सा वाला रूल है, तीसरा नियम है ना, थर्ड लॉ, तीसरा नियम उष्मागतिकी का ये वाला जो नियम है वो कौन सा है, तीसरा नियम, बिल्कुल सही है। N2+3H2 कन्वर्ट इनटू NH3, अभिकारक और उत्पाद विषमांगी साम्यावस्था में है। तो समांगी साम्यावस्था की क्या डेफिनेशन होगी कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था एक होगी, शाम को क्लास में डिस्कस किया था। बट यहाँ पर क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है, तो ये क्या होगा, समांगी साम्यावस्था। इन्होंने क्या बोला कि विषमांगी साम्यावस्था में है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या में कमी अपचयन कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बिल्कुल वेरी गुड, सही है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट है कि किसी मिश्रण को उसके घटकों में पृथक करने की विधि को जो है वो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, सही है। तो आपको ध्यान रखना कि पहला और तीसरा जो है वो क्या है, असत्य, बाकी सारे क्या है, सत्य। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि सही जोड़ी, राइट, सही जोड़ी की अगर बात की जाए तो देखिएगा, सही जोड़ी में आप आराम से ठंडे दिमाग से थोड़ा सा आपको, हाँ सही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मिथेन है ना, मिथेन जो है, एक तो मिथेन है, ब्रोमीन है, बंध की संख्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है, और एथाइन है। इधर दिया हुआ है 35, 16 डेल्टा H आबंध कोटि और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं, एथाइन जो है वो 100% जो है वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये वाला जो है आपका कौन सा है, 5th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बंध की संख्या है ना, बंध की संख्या, बंध की संख्या जो है वो क्या दर्शाएगा आपको, आबंध कोटि, तो ये वाला हो जाएगा तीसरा। एंथैल्पी में परिवर्तन को कहीं से दर्शाते हैं, देखो इसके अंदर एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल डेल्टा H, तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H। नेक्स्ट जो है कौन सा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 35 होता है, ये दूसरा। और ये मीथेन जो है वो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 16 होता है, तो ये आपका फर्स्ट, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल था, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने जैसा है। नेक्स्ट है कक्षक की परिभाषा लिखो, है ना, सिंपल सा यार, कक्षक की परिभाषा आई थिंक मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने लिखी होगी। कक्ष और कक्षक में अपनों ने अंतर लिखा था, उसी ही टाइम पे ये आया था कि परिभाषित करो किसको, कक्षक को। तो कक्षक की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वो कहलाता है क्या, कक्षक कहलाता है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अभी कल शाम को ही लिखवाया था, NS2Np126, ये हो जाएगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम का व्यंजक क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, Q+W, आप सबको अच्छे से याद होगा, इसको शाम को ही किया था अपनों ने। साम्यावस्था के लिए हेनरी का नियम लिखो, साम्यावस्था के हेनरी के, ये एक तरह से देखा जाए तो 12th के अंदर है कि साम्यावस्था पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये जरूर एक आउट ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि एक रिएक्शंस लिखी हुई है RCOOH प्लस NaOH CaORH और Na2CO3, इस अभिक्रिया का नाम लिखो। शाम को किसी एक गर्ल्स ने भी पूछा था कि इस रिएक्शंस को बोला जाता है वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, वी कार्बोक्सिलीकरण जो है वो कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है, सीमांत अभिकर्मक जो है वो किसे कहते हैं, तो सुने, सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है कि कोई एक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जो है वो अभिकर्मक के
सात अभिक्रिया होती है, अभिकर्मक होता है, वो अभिकर्मक जो होता है वो अभिकारक पर जाकर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो सीमांत अभिकर्मक की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि अभिकारक खत्म होने पर अभिकर्मक जो है पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस प्रकार के अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। मोल संकल्पना की अगर बात करो तो आपने मेरे ख्याल से दोनों में से कौन सा लिखा होगा, जैसा भी आपने लिखा होगा, अच्छा सही लिखा होगा, ठीक है। मोल संकल्पना का मतलब क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, उसकी जानकारी मिलती है ना। मोल संकल्पना का मतलब ये होता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक कितना चाहिए, उत्पाद कितना चाहिए। हालांकि इसकी अनेक डेफिनेशन भी हो सकती है, कार्बन 12 वाला जो डेफिनेशन आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मोल संकल्पना का मतलब सिंपल सा है कि किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद के बनने की दर को अपन बता सकते हैं, कितने टाइम में खत्म होगी, मोल के आधार पर ही सारा क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट जो है अब्बाउ का नियम, सभी को पता है कि अब्बाउ जो एक जर्मन भाषा का शब्द है, 2 नंबर में लिखना था, डेफिनेशन लिखते थे, जर्मन भाषा का शब्द है, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम बताता है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई ऊर्जा और घटते हुए स्थायित्व के क्रम में भरा जाता है। इसे डायग्राम अगर किसी ने बना दिया हो तो भी अच्छी बात है, 2 नंबर में लिखना था शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। हुंड का बहुलता का नियम आप सबने लिखा होगा, हुंड की बहुलता का नियम जो है वो क्या है, हुंड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का किसी भी कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ा नहीं बन जाए। बर्फ का जो है वो पिघलना, बर्फ का पिघलना जो है वो किस प्रकार का प्रक्रम जो है वो कहा जाता है। तो बर्फ का पिघलना जो है ये एक जो है प्रक्रम कहलाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, बर्फ का पिघलना, इसको थोड़ा देखना कि भौतिक प्रक्रम जो है वो किस प्रकार का जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट वाला है H2 गैस है और ये भी H2 और ये भी, तो ये जो है वो असमानुपातन कहलाएगा, है ना, असमानुपातन। नेक्स्ट है कि इस अभिक्रिया के C प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इंटू CO और CO प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इंटू CO2, है ना। तो इसके लिए आपको हेस का नियम बताना था, क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि डेल H बराबर क्या हो जाएगा, डेल H1 प्लस डेल H2। बस हेस का नियम क्या बोलते, कितने मार्क्स में समझाना था इसको, 2 मार्क्स में समझाना था। तो इन दोनों को जोड़ के भी आ जाते तो भी सही था, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अम्ल और क्षार को ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार समझाया था, शाम को ही क्लास में डिस्कस किया था कि ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल वो होता है जो H प्लस त्यागता है और क्षार वो होता है जो H प्लस क्या करता है, ग्रहण करता है। या इसके अथवा में क्वेश्चन था अम्ल एवं क्षार की लुईस अवधारणा को क्या कीजिए, समझाइए। तो अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा को समझाइए। तो लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की डिफाइन करना था। तो लुईस अम्ल कौन होता है, जो एकाकी से अभिक्रिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो लुईस अम्ल हो जाएगा। और क्षार का मतलब क्या हो जाएगा, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे कि जो है कौन सा पेज है नेक्स्ट वाला, जस्ट वेट अ मिनट। ये हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि K2Cr2O7 और KMnO4 की ऑक्सीजन संख्या को रेखांकित कीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा। K2Cr2O7 की में K2Cr2O7 में किसकी, क्रोमियम की। तो ये जो होगा 2x प्लस सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 6। वैसे ही पता चला 7 दूनी 14 में से 2 गए तो 12, 12/2। क्लियर। नेक्स्ट है एक और दिया होगा KMnO4, KMnO4। तो 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 7। तो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीजन संख्या है वो ये होगी। नेक्स्ट जो है असमानुपातन के आधार पर अभिक्रिया को परिभाषित करो, यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है। अब जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, H2O प्लस O2 के आधार पर असमानुपातन को क्या कीजिए, समझिए। असमानुपातन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एक अणु होता है वो अणु स्टेबिलिटी को पाने के लिए या स्थायित्वता को पाने के लिए वही अणु जो है वो खुद 2 छोटे छोटे अणुओं या परमाणु में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, असमानुपातन। इसके आधार पर अपने को इसके अंदर समझाना था कि H2O जो है वो टूटा H2O और O2 में क्या हो गया, टूट गया। नॉर्मल समझाना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए एवं इसका मुख्य उत्पाद लिखिए। तो अभिक्रिया देखिएगा कौन सी लिखी हुई इधर,
इधर ही समझा देता हूं मैं आपको फिर तो। एक अभिक्रिया लिखी हुई है CaC2 प्लस 2H2O इज कन्वर्ट इनटू, यहां पे क्या हो जाएगा, 2H2O है तो ये CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH प्लस CaOH का होल ट्वाइस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। एथाइन बनाने की प्रयोगशाला विधि में या एथाइन बनाने की विधिया में मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो लिखवाया हुआ है, यही वाला। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल ही था। क्या था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस में Br2 के साथ करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Br2 लिखा हुआ ना, हाँ Br क्या होगा, यहाँ पे अटैक कर देगा तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Br, ये 2 ऐसा कैसे ऑलरेडी, ठीक है, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों साइड Br जुड़ जाएगा। क्लियर था। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वाली कौन सा दिया हुआ है, बस दो ही है ना। नेक्स्ट है एल्केन बनाने की वुड्स अभिक्रिया, सिंपल सा ही है, सब ने लिखा होगा अच्छे से कि वुड्स अभिक्रिया हमेशा पता होता है, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, हाँ ये रिएक्शंस पूछी जाती है वैसे भी। वुड्स अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड के अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हमें जो ये प्राप्त होता है। क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्षार धातुओं का मतलब वो एस ब्लॉक के तत्वों का, एन क्षार धातुओं का ना, तो NS1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्षारीय मृदा धातु का लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, NS2 लास्ट का 1 to 2, पूरे एस ब्लॉक का लिखना है तो पूरे एस ब्लॉक का हो जाएगा NS1 to 2, तो ये दोनों का हो गया और ये दोनों का कॉमन हो गया। निम्नलिखित पदों को परिभाषित करो। निकाय किसे कहते हैं, कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर अपन उष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। परिवेश किसको बोलते हैं, तो निकाय के आसपास का क्षेत्र। अवस्था फलन किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक के वे गुण जो उसकी अवस्था पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। एक एक डेफिनेशन ही लिखते तो भी चल जाता। नेक्स्ट है इसी के अथवा में पूछा गया था, एंथैल्पी किसे कहते हैं, एंट्रोपी किसे कहते हैं और मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। सिंपल सा था, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कल शाम को ही जो है 1-2 दिन पहले ही हमने क्या किया, वो सारे के सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। एंथैल्पी किसे कहते हैं, कि किसी तंत्र की एंथैल्पी जो होती है H बराबर क्या होता है, E प्लस PV, तो किसी तंत्र की एंथैल्पी उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल के योग को कहते हैं। एंट्रोपी किसे कहते हैं, कि किसी पदार्थ की अनियमितता, अनिश्चितता या फिर यादृच्छिकता की माप को एंट्रोपी कहते हैं। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, कि किसी तंत्र से प्राप्त वह ऊर्जा जिसे उपयोगी कार्य में क्या किया जा सके, लगाया जा सके, क्या कहलाता है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे अगर अपन चलेंगे आराम से, कि इनके जो है वो भौतिक प्रक्रम है ना, और साम्यावस्था को समझाइए। भौतिक प्रक्रम के आधार पर साम्यावस्था को कितने प्रकार से समझा, ठोस द्रव, द्रव गैस, गैस ठोस, ये समझाना था। या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन शाम को ही मैंने बताया था, रासायनिक साम्यावस्था के कोई 3 लक्षण लिखो। रासायनिक साम्यावस्था के कोई 3 लक्षण कौन कौन से, साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है, साम्यावस्था जो है वो बंद पात्र में होती है, साम्यावस्था के अंदर ताप दाब सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक को अगर प्रभावित किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर। क्लियर है, सारे के सारे कोई 3 विशेषताएं लिखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो IUPAC, हमने बहुत काफी लेवल के IUPAC किए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बना था। तो देखिएगा इसके अंदर जो पूछा गया था कि जो है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो है वो क्या होगा। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, है ना। और ये C डबल बॉन्ड O मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन, है ना। तो कीटोन का IUPAC नाम में अपन क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, जल्दी फटाफट, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोन या 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। बस तीसरे नंबर पे ओन लगा हुआ है बस, या फिर सिंपल नाम, साधारण नाम तो डाइमेथिल कीटोन हो गया। उसके बाद दूसरा वाले में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, सॉरी 2 मेथिल ना, 1 2 3 4 और 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 मेथिल पेंटेन। ऐसा बनाया हुआ है भैया, ये देखो, ये और यहाँ पे लगाया हुआ है CH3। सिंपल सा 1 2 3 4 और 5 कार्बन, और दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 मेथिल पेंटेन। बस इससे और सिंपल IUPAC आप क्या लेंगे यार। ठीक है, नेक्स्ट जो है कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछा गया है कि मेथेनल की संरचना को जो है आप इस समझाइए। तो मेथेनल का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा,
मिथेनल, ये मेथेनल, मेथेनल मतलब कि अल लग रहा है, अल मतलब CHO ग्रुप है और एक कार्बन है तो एक कार्बन का CHO, इसी को बोला जाता है मेथेनल। अरे लोड नहीं लेना भैया, जैसा क्या पेपर बढ़िया गया मेरे ख्याल से, और जिन लोगों ने पढ़ाई करी होगी अच्छे मार्क्स उनके आएंगे, ठीक है। काफी अपनों ने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ा होगा जो अपने 12th में बहुत ज्यादा काम देगा। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था क्लास के अंदर कि फर्स्ट कार्बन के बाद जो है वो सेकेंड कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हो तो इसको बोला जाता है नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन इसका नाम हो गया, नियोपेंटेन। उसके बाद प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब कि 1 2 और 3, और ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ये लो प्रोपेनोन बन गया, 3 कार्बन और ओन लगा हुआ है जैसे ऊपर वाला है जैसा कि वैसे। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले सभी को मुंह पे याद होगा, सोने की झिल्ली ली, अल्फा कणों की बौछार करिए, कुछ कण आर पार, अधिकांश कण आर पार चले गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, एक कण वापस टकरा कर रिटर्न आ गया, पूरा का पूरा एक एक निष्कर्ष आपको अच्छे से याद होगा, व्यवस्थित तरीके से लिखा होगा। बोहर का परमाणु मॉडल, ये बोहर का परमाणु मॉडल अभी लिखाया था अपनों ने, है ना, अभी 2 दिन पहले ही शाम को क्लास में मैंने स्पेशली इसको शॉर्ट फॉर्म करके और लिखवाया था कि बोहर ने अपने परमाणु मॉडल के लिए क्या क्या व्याख्या करी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि परमाणविक कक्षकों के लिए O2 अणु के चुंबकीय गुण का क्या करो, निर्धारण करो। चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है कि MOT की सहायता से इसको क्या करो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि O2 अणु का चुंबकीय गुण जो है वो कैसा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो वो क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। नेक्स्ट है परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन के आधार पर दर्शाइए कि क्या H2 के अणु का अस्तित्व है लेकिन He2 का अस्तित्व जो है वो नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि रेखीय संयोजन के आधार पर या फिर MOT की सहायता से आप बता सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रो सिंपल सा, हाइड्रोजन के अंदर क्या बोलेंगे H2, हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 और एक और हाइड्रोजन का 1s1, इन सभी के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बनाएंगे और H2 अणु जो है वो स्थायी होता है। लेकिन He2 जो है वो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि He2 में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 होता है, ठीक है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मित है, जैसे अक्रिय गैसें होती है वो आपस में बॉन्डिंग नहीं करती, तो वैसा वैसे He2 भी एक तरह से अक्रिय हो जाता है, ये भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। समावयवता को परिभाषित करो, और क्या लिखना था समावयवता के बारे में अपने को, संरचनात्मक समावयवता, समावयवता को परिभाषित कर 4 नंबर में था, 4 समावयवता भी लिख लेते तो चल जाता, 3 भी लिख लेते तो भी आपको 4 नंबर मिल जाते। समावयवता किसे कहते हैं, अणुसूत्र समान, क्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, संरचनात्मक, है ना, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो जाएगी। और संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक, सारी की सारी आपको मेरे ख्याल से मुंह पे प्रॉपर तरीके से याद होगी ये, ठीक है, डेफिनेशंस के साथ आपने इसको लिखा होगा, ठीक है। कौन कौन सी, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयता, वलय श्रृंखला समावयता, बस ये तो था, ठीक। सहसंयोजक बंध का विधलन कितनी बार क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट बताया कि 100% आएगा, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन, 2 प्रकार का सहसंयोजक बंध जो है वो टूटता है, जो क्लास में पढ़े होंगे उनको अच्छे से मेरे ख्याल से याद होगा, ये क्वेश्चन है कंप्लीटली व्यवस्थित तरीके से। बेंजीन की रिएक्शन शाम को ही मैंने अलग से कॉपी में बनाई था, स्कैनर बना के देखा था, आप पुराने 4 दिन के स्कैनर ही देख लेना, उनमें से आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, बेंजीन का नाइट्रीकरण अपन करेंगे, तो बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, देखिएगा, ये बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रीकरण HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, बनेगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनेगा, बस सिंपल सा। सल्फोनीकरण में क्या होगा, बेंजीन का H2SO4 के साथ करेंगे तो SO3H जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने एल्किलीकरण भी बताया था और एसिलीकरण भी बताया था, तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो आगे है कि किसके साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। आगे किसी में था, ये 1 वर्ड में था शायद कि ये जो है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है कि नहीं, ठीक है। हेलोजनीकरण में क्या होगा कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर देंगे बेंजीन की, ये हेलोजन कोई सा भी ले लो, वो सनलाइट ले लो और बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने व्यवस्थित तरीके से जो है डिस्कस किए हुए हैं, नहीं तो मैं इनको एक बार और बता दूं आपको प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण, वही जो कोई डबल बॉन्ड वाला यौगिक होगा उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शंस करो। कोल्बे विद्युत अपघटन क्लास में व्यवस्थित तरीके से एक एक रिएक्शंस करवाई हुई है आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप
क्वेश्चंस को लेके गलत भी हुए तो इतना लोड न लेवे, कोई इतना मैटर नहीं कर रहा आपका कि जो है सारे क्वेश्चन जो है आपके सही हो। मेन क्वेश्चंस आपने जो किए हैं, आपने पढ़ाई की होगी तो आपके अच्छे नंबर आए होंगे, और अगर मतलब आएंगे ही कहने का मतलब, और अगर नहीं करी होगी तो आप जो है वो अटकने का चांस तो इतना कुछ नहीं था कि आप अटक जाएंगे, मेरे ख्याल से अच्छे से सभी पास हो ही जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अपन कब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें।